बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो ओबियसली ओलंपिक्स के हवाले से हमने कल भी जिक्र किया था कि अरशद नदीम का फ़ाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जितनी भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, चाहे फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं उस हवाले से बात करें, तो ये इसके बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी टैलेंट जाके परफॉर्म करता है और अपना नाम पैदा करता है तो हम सबको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। और अल्लाह करे कि अरशद नदीम, अब जो 1992 के बाद 92 के बाद पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता, इस दफ़ा वो कोई एक मेडल की ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान की, वो ज़रूर लेके आए। इसी हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो ओबियसली क्रिकेट के हवाले से बड़ी अपडेट है। 17 रुकनी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान में। 21 अगस्त से उसका आगाज़ होगा। पहले हमेशा ये होता था कि प्रेस रिलीज़ के अलावा चीफ सेलेक्टर आते थे और वो अनाउंस करते थे टीम का, स्क्वाड कोई भी होता था। इसमें अब चेंजिंग ये की गई है कि प्रेस रिलीज़ के थ्रू वो बता देते हैं और कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता। हमने 2 दिन पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से भी यही बात की थी कि ये इंटरेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन इस हवाले से बात करना चाहती है। एक तो चीफ सेलेक्टर का ना होना इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई है ही नहीं है चीफ सेलेक्टर, किससे हम बात करें। और ये जो 7 रुकनी टीम है इसमें भी कोई तो एक आए और जो तमाम स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो आके उनसे बात करें। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम ज़रूर बात करना चाहेंगे आज, वो ये है कि सऊद शकील को वाइस कैप्टन के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले हम जानते हैं कि शहनशाह अफरीदी को रखा गया था और उससे पहले एक सीरीज़ में उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया था कि वो वाइस कैप्टन नहीं बनना चाहते, बट वो वाइट बॉल में था। तो टेस्ट के अंदर बात करें तो टेस्ट के हवाले से ये नई लेटेस्ट अपडेट है। इन सारे जितने भी टॉपिक हैं इन पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जी, ज्वाइन कर चुके हैं माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। माजिद भाई, काफ़ी चीज़ें हैं आपसे ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी आज स्क्वाड अनाउंस किया गया इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। सऊद शकील से मैं स्टार्ट करता हूँ। सऊद शकील को वाइस कैप्टन बनाया गया और शान मसूद को लगता है यही है कि शायद ये इस टेस्ट चैंपियनशिप तक रखा जाएगा कैप्टन। तो ये सऊद शकील की इंडक्शन को कैसे देखते हैं? और हम देख चुके हैं कि डोमेस्टिक में भी वो कप्तानी कर चुके हैं, तो ये कैसा डिसीजन है? देखिए, सबसे पहले सऊद शकील से भी पहले जो मेरे ख्याल में एक इशू था, वो जो सर्जरी की बात की गई थी, मेरे ख्याल सर्जरी तो नहीं हुई जी। तो जितने लड़के टेस्ट मैच में आ सकते थे उस T20 टीम के, वो सारे लड़के आ गए। लेकिन सऊद शकील का एज ए वाइस कैप्टन आना, एक तो शाहीन शाह अफरीदी को फिलहाल तो क्रिकेट बोर्ड ने वहां तो क्लीन चिट दे दी कि चलें, डिसिप्लिन के इशू पे शायद उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होने जा रही। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि सऊद शकील को नायब कप्तान बनाकर शायद अब बाबर आजम का कप्तानी का जो सिलसिला था उसको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीसीबी एक और फ्यूचर कैप्टन जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कहीं सऊद शकील को बीच में मौका मिल जाए और सऊद शकील अगर अपने कप्तानी के जौहर दिखा दें तो फिर ऐसे मुझे लग रहा है कि शायद बाबर आजम फ्यूचर में एज ए कैप्टन हमें फौरी तौर पर नजर ना आए, वो एज ए प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर किसी में कैप्टनशिप मटेरियल है और उसकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर नहीं होती तो मेरे ख्याल में इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है कि जिसमें इमाम उल हक जो मुसलसल टेस्ट मैचेस में फेल हो रहे थे उनको ड्रॉप किया गया। फिर जो परफॉर्मर्स थे, जिस तरह हुरैरा था, कामरान गुलाम था, या मीर हमजा अभी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आए थे, तो मीडिया बार बार ये कह रहा था कि भाई नए प्लेयर्स को भी मौका दे। तो मेरे ख्याल में शाहीन की टीम भी अच्छी सेलेक्ट की है सिलेक्टर्स ने, ये टीम भी अच्छी सेलेक्ट हुई है। और वो जो आजमूदा नाम थे जो बार बार हमें बाबर आजम की वजह से नजर आते थे, अब वो आज इस टीम में हमें नजर नहीं आ रहे। अच्छा माजिद भाई, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने जिक्र किया मामूल हक का, पहले जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उस पर बात कर लेते हैं, फिर इंक्लूजन वाले प्लेयर की भी बात करते हैं। इमाम का हमने देखा कि ओडीआई में स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती थी, परफॉर्मेंस भी थोड़ा डिप था, बट टेस्ट में फिर भी वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रहे थे। तो आपके ख्याल में उनको हटाना जस्टिफाइड है? और दूसरा, अगर एज ए ओपनर देखा जाए, हुरैरा और कामरान गुलाम एज ए ओपनर नहीं है, तो आपको लगता है कि शान मसूद अपने आप तीसरे नंबर पे आते थे, वो एज ए ओपनर खेलेंगे और ये मिडिल ऑर्डर में आएंगे लड़के? देखिए, मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स इस वक्त वो याद नहीं आ रहे, लेकिन सुबह मैंने जो पीसीबी का प्रेस रिलीज पढ़ा है
उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हैं, जी तो चारों इनिंग्स में इमामुल हक नाकाम हुए। उससे पहले शायद एक और सीरीज थी, गालिबन इंग्लैंड की सीरीज थी, श्रीलंका की सीरीज में गए थे उससे पहले। श्रीलंका की सीरीज, उसमें भी इमामुल हक की परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल में 8 इनिंग या 4 टेस्ट मैचेस एक सीनियर बैट्समैन को अगर टीम से बाहर बिठाने के लिए, वो मेरे ख्याल में काफी होते हैं। और इमामुल हक देखें, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर हुरैरा जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई हुई थी, जी अभी हम देख रहे थे कि शाहीन की तरफ से जो सीरीज हुई डार्विन में, वहां भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक ये इनिंग्स ओपन करेंगे। और तीसरे नंबर पर जिस तरह आपने फरमाया कि शान मसूद आएंगे, चौथे नंबर पर खेलेंगे बाबर आजम, फिर सऊद शकील। अब एक पोजीशन ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या मोहम्मद रिजवान को खिलाया जाएगा या सरफराज अहमद के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे शान मसूद, क्योंकि विकेट कीपर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सरफराज, आप देखें शाहीन में भी सरफराज का नाम है, और शाहीन के अलावा जो पाकिस्तान की मेन टेस्ट सीरीज की टीम है उसमें भी सरफराज अहमद का नाम है। तो ये विकेट कीपर वाला जरा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन साइम अयूब, मुझे समझ नहीं आया कि साइम अयूब कैसे टेस्ट टीम में आ गया। जी या तो उसको सिंपैथी के तौर पर टीम में डाल दिया गया कि वो फील्डर अच्छे हैं, शायद इसलिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस टेस्ट टीम में साइम अयूब जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, जैसा सरफराज की आपने बात की, तो जो एशिया में हमारी सीरीज हुई है उसमें सरफराज की स्टैट्स बड़े अच्छे थे। आल दो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाए पहले टेस्ट में, फिर 2 टेस्ट रिजवान ने खेले। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है सिलेक्शन में, वो ये है कि अगर हम देखें तो एशियन कंडीशन या हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि स्पिनर का बड़ा रोल होता है। तो सिर्फ एक अबरार है, कोई और स्पिनर रखा नहीं गया। साजिद को काफ़ी अरसे से हम अब सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। फिर नुमान को अब कंसीडर नहीं किया गया। फिर जायद महमूद एक आपके पास ऑप्शन थी, उसको नहीं कंसीडर किया गया। तो ये आप समझते हैं कि अबरार के साथ सेकंड चॉइस के तौर पे सलमान अली आगा इनका माइंडसेट बन चुका है, और एक स्पिनर इन कंडीशन के अंदर आप समझते हैं इतनी गर्मी में आप चला पाएंगे? देखिए, जो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है। तो मुझे लग रहा है, जो मैंने भी ये चीज नोट की है, कि पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक करना चाहता है बांग्लादेश की टीम पर, उनके बैट्समैनों पर। शायद इसीलिए एक स्पिनर रखा है कि पाकिस्तान जो पिचेस बनाएगा इन 2 टेस्ट मैचों में, उसमें मुझे लग रहा है कि पेस बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद होगी, रिवर्स स्विंग पर ज्यादा आउट करेंगे। क्योंकि हमारे पास आप इस टीम में देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मीर हमजा हैं। तो हमारी फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है। तो क्योंकि बांग्लादेश की स्ट्रेंथ उनके स्पिनर से, वो अभी होम ग्राउंड पर जितनी उन्होंने मैचेस, टेस्ट मैचेस जीते, वो अपने स्पिनर्स के बलबूते पर जीते। इसलिए पाकिस्तान शायद स्पिन विकेट बनाकर खतरा मोल नहीं देना चाहता था। लेकिन अब देखना ये है कि बाबर आजम ने तो ना वनडे में अबरार को खिलाया, ना T20 वर्ल्ड कप में अबरार को खिलाया। अब यहाँ जब एक स्पिनर है, क्या अबरार अहमद को टीम मैनेजमेंट खिलाएगी? लेकिन होम सीरीज में देखें, एक एडवांटेज होता है कि होम सीरीज पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। 2 घंटे के फासले पर एक प्लेयर को ट्रेवल करवा के टीम में शामिल किया जा सकता है। अगर इमरजेंसी में कहीं स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो फिर पाकिस्तान की होम सीरीज है, कोई भी स्पिनर किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नुमान अली के लिए भी दरवाजे अब बंद कर दिए गए। अब सिलेक्टर जो है वो यंग ब्लड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक स्पिनर का तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टेस्ट और इवन वाइट बॉल में बहुत एक फुकदान है, हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा। दो कि हमने शाहीन में 2-3 लड़कों को ट्राई किया, बट इसमें टेस्ट स्क्वाड में नहीं रखा गया। अच्छा, अगर फास्ट बॉलिंग में बात करें तो खुर्रम शहजाद और मीर हमजा तो टेस्ट स्क्वाड का पार्ट थे जो ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम गई। आमिर जमाल की जो फिटनेस के साथ उनकी सिलेक्शन को मशरूत करार दिया गया है, और साथ साथ अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली को भी ऐड किया गया है। आप इसकी मोहम्मद अली और आमिर जमाल की इंक्लूजन को सर कैसे देखते हैं? देखिए, आमिर जमाल तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हमने टेस्ट सीरीज खेली, तो आमिर जमाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इत्तेफाक से वो वारिकशायर काउंटी की तरफ से 2 पाकिस्तानी खेल रहे थे, आमिर जमाल और हसन अली, और दोनों अनफिट हो गए। तो उनका तो फिटनेस का इशू है। लेकिन मोहम्मद अली मेरे ख्याल में
मोहम्मद अली को तो सब लोग कहते रहे कि मोहम्मद अली जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया, फिर ए टीम की तरफ से भी जब मोहम्मद अली को मौका मिला वहां भी उन्होंने विकेट ली। तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं। मेरे ख्याल में अगर वर्कलोड की बार बार बात आ रही है, कहीं शाहीन को रेस्ट करवाना है, नसीम शाह को रेस्ट करवाना है, तो मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, ये हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग से बांग्लादेश पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। और लास्ट टाइम जब 4-1 साल पहले बांग्लादेश की टीम आई थी उस वक्त भी हमने पिंडी और कराची में जो टेस्ट मैच जीते थे अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जीते थे। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस टीम है। अब थोड़ा सा तो देखिए हमें अब क्रिटिसिज्म से निकलकर पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना पड़ेगा कि एक नई बिगनिंग है। जाहिर है पाकिस्तान का इतना बड़ा डिबैकल हो गया T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो सर्जरी की जो बात की जा रही थी, मुझे तो मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। क्या सर्जरी के लिए डॉक्टर मिला नहीं, या जो तशखीस की गई थी कि इस टीम में सर्जरी की जाए। अच्छा माजिद भाई, सर्जरी के बारे से मैं अगर बात करना चाहूँ तो 2 दिन पहले जो कल गालबन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं भी मौजूद था, तो हमने काफ़ी जर्नलिस्ट का ये था कि इस पर बात की जाए, तो मोहसिन नकवी साहब ने आते ही हमें सबको रोक दिया कि इन किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी, ना चैंपियन ट्रॉफी पे बात करनी। आज जो हम चैंपियन टूर्नामेंट लॉन्च करने जा रहे हैं डोमेस्टिक पे, सिर्फ इस पे बात होगी। उससे सारे जर्नलिस्ट काफ़ी मायूस हुए कि हम तो इसकी तैयारी करके आए थे, इस पर बात करना चाह रहे थे, आप भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो लग रहा है कि सारा कॉस्मेटिक है, क्योंकि वहाब रियाज भी हमने देखा कि शुरू में लगा कि चले स्टार्ट हो गया काम, वहाब तो कोचिंग करके आए हैं अभी मालदीव से, तो वो भी लगता है कि कहीं नहीं गए, वो भी सिस्टम का पार्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वकार यूनुस की इंक्लूजन वसीम अकरम के कहने पे हुई है, कुछ कह रहे हैं कि वहाब रियाज के कहने पे हुई है। एक तो आप इस हवाले से बताइए, और दूसरा वहाब के साथ आप जब रिप्लेस करके वकार यूनुस आ गया एडवाइजर के रोल में, तो आप इस इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? ये क्रिकेट के लिए क्या बेनिफिशियल होगा? क्योंकि कोचिंग में हमने देखा कि हमेशा क्वेश्चन मार्क उठते थे उनकी कोचिंग के ऊपर। देखिए वकार यूनुस खुद इतना बड़ा नाम है कि उसको वसीम अकरम या किसी और बंदे की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो खुद इतना बड़ा क्रिकेटर था जिसने 400 वनडे विकेट ली हुई हैं, टेस्ट मैचेस में उसकी 300 से ज्यादा विकेटें हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि एज ए कोच वकार यूनुस के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही, एज ए प्लेयर वकार यूनुस के साथ तनाजात जो थे वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें वकार यूनुस को अब टाइम देना होगा, क्योंकि अब बिल्कुल नए रोल में आए। एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हम वकार यूनुस को जानते नहीं है, तो आई होप कि अब ये जो नई जिम्मेदारी वकार यूनुस ने संभाली है, जाहिर है वकार यूनुस खुद इतना बड़ा नाम है कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल आ सकता है कि भाई आप एज ए हेड कोच बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं कर सके, तो अब एज ए कंसल्टेंट या एज ए एडवाइजर पाकिस्तान की सारी क्रिकेट को कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग डिसीजन है। और जहां तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की मोहसिन नकवी साहब की, मैं भी उस दिन वो देख रहा था यूट्यूब पे, आपने भी एक सवाल उनसे पूछा था जी। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग मामलात की तरफ जा नहीं रहे थे। उन्होंने या तो लेट हो गए थे, उनको जल्दी कहीं किसी मीटिंग वगैरह में जाना था, क्योंकि वो जो सवालों के जवाब दिए वो भी जल्दी जल्दी दिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात वो कर गए कि ये वक्त बताएगा कि मैं कितना कामयाब चेयरमैन हूँ या नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में वक्त जो है वो इस चीज का भी तयन करेगा कि वकार यूनुस की जो अपॉइंटमेंट है वो कितनी कामयाब है, और एज ए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह लेके चलते हैं। लेकिन वो जो एक बड़ा हवा क्रिएट किया गया था कि शायद जिन लोगों ने डिसिप्लिन तोड़ा, अंडर परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में, उनके गर्दन पे छुरियां चल जाएंगी। हाँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो, वन स्पोर्ट नेशन है, ये बात की गई। अच्छा, अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अगर लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाते वहाब रियाज की तरह, वकार यूनुस भी, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके ख्याल में बार बार नहीं उठेगा कि वो ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड हैं? और इस पे एक जर्नलिस्ट से क्वेश्चन भी किया, थोड़ा नाराजगी का भी इजहार किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या ओपिनियन है कि ये बार बार अब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि अगर क्रिकेटर नहीं है और क्रिकेटर ने ही अफेयर देखने हैं तो फिर चेयरमैन पीसीबी का क्या रोल होगा? तो आपका क्या टेक है सर इस पे?
देखिए, वैसे तो अगर जहां टीम अच्छा करती है तो उसका क्रेडिट तो फौरन चेयरमैन को जाता है। और माजी में हमने देखा 92 वर्ल्ड कप, हालांकि जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को जितवा के दिया, आज भी लोग याद करते हैं कि जाहिद अली अकबर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और शाहिद रफी पीसीबी के सेक्रेटरी थे। तो मेरा ख्याल में जो भी होगा अच्छा हुआ, उसका क्रेडिट भी मोहसिन नकवी साहब को जाएगा। अगर टीम अच्छा नहीं कर सकी, वो भी मोहसिन नकवी साहब को जाएगा। लेकिन इरफान साहब, आप तो बिल्कुल पीसीबी के हेडक्वार्टर के करीब लाहौर में ही हैं। हम जरा 1300 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। जी। मेरी अपनी जाती राय है, मेरी तो देखें मोहसिन नकवी साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सलाम दुआ के अलावा कभी मुलाकात हुई नहीं। मुझे लगता है कि वो क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, रात गए तक हम देख रहे होते हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मामलात में कभी किसी पुलिस स्टेशन को विजिट कर रहे होते हैं, कभी किसी पासपोर्ट ऑफिस में होते हैं, नादरा के ऑफिस से कहीं जा रहे होते हैं। माजिद भाई, इधर से कंटिन्यू करेंगे और फिर ये डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर नया लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद ये चैंपियन टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, इस हवाले से आपसे जरूर जानेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। माजिद भाई, ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो नई बात की गई है चैंपियन टूर्नामेंट के हवाले से, तीनों फॉर्मेट के हवाले से, इस हवाले से ज़रूर बताइए। एक तो आपको इस आइडिया कैसा लगता है? ये समहाउ वही है जो हम पास में रेक्टेंगुलर कप देखते थे, इसको कर्टेल करके उन्होंने 150 के एम्बिट के अंदर लड़कों को लेके आए और एक टीम 5 टीमें होंगी। एक टीम में उन्होंने बताया जी 30 प्लेयर होंगे और 5 कोचेज या मेंटोर का नाम दे दें, वो उनको लुक आफ्टर करेंगे। आप इस एक आइडिया को कैसे देखते हो और ये कायदम ट्रॉफी के साथ इसका लिंकअप करना कैसे देखते हैं? और दूसरा इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया, वो ये था मोहसिन नकवी साहब से कि आप लड़कों को कर्टेल कर रहे हैं, डोमेस्टिक पे फोर्स कर रहे हैं। एक तो उनके पास टाइम नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत है। दूसरा एनओसी का मसला, लड़के तो पैसों की खातर ओबियसली 2-3 करोड़ उनको मिलता है एक लीग का, आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो डोमेस्टिक आके खेलें? तो आपका क्या सर ओपिनियन है सारी चीजों के हवाले से? देखें, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी वो ये होगी कि क्या लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि ये इतलात मिल रही हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लीग से रोका जाएगा। हो सकता है, वो तो लीग खेलने में तो आपको पता है कि प्रेफरेंस देते हैं। और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है, ये तो प्लेयर्स की सवाबदीद है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। जहां तक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात है, देखें, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन एक तो जो ड्यूरेशन है अगस्त से लेकर सितंबर तक, तकरीबन 11 महीने क्रिकेट तो खैर नहीं होगी, लेकिन जो टोटल टाइम पीरियड है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो 11 महीने जो दुनिया में इसके अलावा, पाकिस्तान के अलावा तो कोई मिसाल नहीं मिलती। उसमें 131 फर्स्ट क्लास मैच है। मेरे ख्याल में हम क्वालिटी की तरफ जाने के बजाय क्वांटिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम लोअर लेवल की क्रिकेट भी बहुत करवा रहे हैं, फिर जो अपर लेवल की क्रिकेट है वो भी करवा रहे हैं। अगर बड़ी क्रिकेट में हम पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स को कहेंगे कि भाई आप खेलें, तो उनको फिर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी ऑनर करना है। ये है तो एक मुश्किल सिनेरियो। अब देखना है कि क्रिकेट बोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट अब वकार यूनुस की जिम्मेदारी है। ये चूंकि क्रिकेटिंग मामला है, तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस इसके जिम्मेदार होंगे कि वो किस तरह मैनेज कर पाएंगे। क्या हमारे यहाँ देखें, अभी नवंबर के मिड में जब पहुंचेंगे तो पंजाब और केपीके में सर्दियां शुरू हो जाएंगी, वहां तो फिर क्रिकेट होती नहीं है। ये क्रिकेट सारी सिमट साउथ में चली जाएगी, कराची के ग्राउंड्स में आ जाएगी, या मुल्तान में। हाँ जी, थोड़ी बहुत मुल्तान चली जाए। मुल्तान में भी फॉग का इशू होता है। तो हमारे यहाँ इतना लंबा डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाना, फिर जो मैं सुन रहा हूँ कि चैंपियंस कप का जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है वो अगले साल मई जून में करवाया जाएगा, ये मेरे ख्याल में प्लेयर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि मई जून में तो बहुत सख्त गर्मी होती है। बल्कि हमारे मुल्क में तो गर्मियों का स्टार्ट होता है, आपने इस साल देख लिया 40+ टेम्परेचर था, तो 40+ टेम्परेचर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवाना, ये मेरे ख्याल में बहुत एक तकलीफ दे काम है। मेरी जाती राय थी, बल्कि सलमान बट ने जब ये जो पीसीबी ने फॉर्मर प्लेयर्स को बुलवाया था, वहां पीसीबी को
प्रपोज किया था कि आप फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट को दरमियान में कहीं लेकर जाएं और जो T20 या वनडे टूर्नामेंट है वो सीजन के आखिर में मई जून में करवाएं, ताकि गर्मियों में अगर आप व्हाइट बॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसमें आपके पास नाइट क्रिकेट का भी ऑप्शन होता है। तो अब देखना है कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये काम तो सारा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्दी में बहुत सारे काम एकदम से होने से भी ना लग ऐसे रहा है कि शायद के मामला गड़बड़ ना कर जाए, क्योंकि इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन करवा देना, वो क्रिकेट तो प्लेयर्स को मिल जाएगी, क्या पीसीबी क्वालिटी मेंटेन रख पाएगा क्रिकेट की? वो जो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो गैप है उसको खत्म करेंगे, वो गैप खत्म हो पाएगा या नहीं पाएगा, इसका जवाब भी मेरे ख्याल में जब ये सीजन कंप्लीट होगा तो फिर मैं और आप किसी और निशिस्त में बैठकर इसका तज्जिया करेंगे। इस वक्त जी बिल्कुल कि ये कितना कामयाब होगा। फिर जो मेन एक और पाकिस्तान में मसला रहा है वो पिचेस का रहा है। अब हमने फॉरेन क्यूरेटर भी हायर कर लिया, तो रमीज राजा साहब के दौर में तो हम पर्थ की मट्टी मंगवा रहे थे जी। अब फॉरेन क्यूरेटर आ गया, मट्टी वाला मामला फिर खत्म हो गया। अब पता नहीं नंदीपुर की मट्टी से क्या हम इतनी अच्छी पिचेस बनवा सकेंगे जितनी अच्छी पिचेस हम बनाना चाहते हैं। अच्छा मजे भी मैं पहले बात करते हुए एक बात करना आपसे ज़रूर चाहूँगा, जब वक़ार यूनुस की हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरा अपना वैसे जो क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था वो ये था मोहसिन नकवी साहब से कि हमने देखा कि वक़ार यूनुस क्योंकि बड़ा नाम है और हमारे तो प्लेयर पावर है वो ही ख़त्म नहीं होती, तो ये जो बड़े नाम है जो लेजेंड है इनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है और हमने माजी में कई ऐसे प्रेसिडेंट देख चुके हैं। दूसरी तरफ जो गोरे हैं, ये फॉरनर जितने भी कोचेज़ आते हैं ये भी अपनी अथॉरिटी ज़रूर एक दफ़ा बताते हैं, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर बेंड नहीं होते। और हमें बड़ी कंफर्म ये चीज़ पता चली थी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी जो गैरी क्रिस्टन थे वो टीम छोड़ने को तैयार थे, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया और उनको लाया गया। अब जब वक़ार यूनुस के पास अथॉरिटी का रोल होगा, नाम तो चले उनके पास डेजिग्नेशन हमें कहा जा रहा है एडवाइज़र का, बट सारी चीज़ें उन्हीं की कंट्रोल में है, कोचेज़ भी देखने हैं उन्होंने, सिलेक्शन भी देखनी है, बाकी मामला भी देखने हैं। तो आपका क्या ओपिनियन सर? मेरा इस पर बड़ी रिजर्वेशन है कि जब कोचेज़ को डिसीजन लेंगे और वो उसमें आके इंटरफेयर करेंगे तो कोचेज़ वर्सेस वक़ार यूनुस कोई तनाज़ा आपको खड़ा होता नजर आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बनेगा कोई? देखिए इरफान साहब, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जितने फॉरेन कोचेस देखे जिन जिन ने माजी में पाकिस्तान टीम के साथ काम किया है, वो अपने डोमेन में किसी को घुसने नहीं देते। मिकी आर्थर को देख लें, मिकी आर्थर के साथ भी जो लोग इन्वॉल्व रहे, मिकी आर्थर भी इस मामले में बहुत सख्त है कि भाई मेरे डोमेन में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो जाहिर है वक़ार यूनुस, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड ने उनको दे दी, लेकिन मेरी ये जाती राय है कि वक़ार यूनुस को भी पता है कि मैं इनके डोमेन में मुदाखलत करूंगा तो ये टीम छोड़ के चले जाएंगे या पीसीबी को शिकायत करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये लाइन तो पीसीबी ने ड्रॉ करनी है, मोहसिन नकवी साहब ने, सलमान नसीर ने ड्रॉ करनी है कि किसकी डोमेन क्या क्या है। लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूं वो यही है कि भाई वक़ार यूनुस का एक अपना रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा, उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा करेंगे, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन जहां हेड कोच का डोमेन है वहां वक़ार यूनुस मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक मेन चीज कप्तान की तकर्रुरी है पीसीबी ने वो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी पे छोड़ दी है कि आप हमें मशवरा दें कि हम किसको कप्तान बनाएं। तो ये जो सऊद शकील का हम स्टार्ट में जो बात कर रहे थे, हो सकता है कि जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी को कहा हो कि सऊद शकील को ट्राई करके देखें, ये पाकिस्तान का एक फ्यूचर कप्तान साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर सब लोग अपने अपने हुदूद में रह के काम करेंगे, वक़ार यूनुस भी, गैरी कर्स्टन भी, जेसन गिलेस्पी भी, तो मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वक़ार यूनुस भी समझदार आदमी है, उन्होंने बहुत ज्यादा बाहर क्रिकेट खेली भी है, खिलवाई भी है, कोचिंग उन्होंने बाहर की है, आईपीएल में भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा वो किसी के डोमेन में। मजे भाई होता है अनफॉर्चुनेटली यही है कि शुरू में सब होते हैं, बट ग्रेजुअली फिर जब वो पार्स आती हैं और इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से प्रॉब्लम आती है। लास्ट क्विकली आपसे आंसर जानना चाहूँगा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मैं पूरी वो रिपोर्ट पढ़ रहा था जो बजट मंजूर हुआ है, उसमें उन्होंने एक पार्शल बजट प्रोविजन रखी है अभी भी आईसीसी ने, और ये जो जे शाह नवंबर में बनने जा रहा है प्रेसिडेंट भी, क्या आपके ख्याल में ये जो प्रोविजन रखी गई है कि अगर
कुछ मैचेस बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, तो जो भारत का स्टांस है या उनके बोर्ड का है, और जय शाह जब प्रेसिडेंट बनेगा, क्या आपको लगता है कि मैचेस पाकिस्तान में होंगे सारे, या भारत अपने मैचेस को शिफ्ट करवा के रहेगा यूएई में? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत होपफुल है कि पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान ही में होंगे, लेकिन इंडिया को कन्विंस करना ये कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में आप देखें अरबों रुपए की डेवलपमेंट हो रही है। हम अपने ग्राउंड्स की हालत बेहतर कर रहे हैं कि फॉरेन टीमों ने पाकिस्तान आना है, तो अगर इंडिया नहीं आता तो हमारे पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं। जी। इंडिया में अभी आईसीसी के अगले 2-3 साल में 2 टूर्नामेंट्स हैं, फिर पाकिस्तान भी फैसला करे कि इंडिया ना जाए। मेरे ख्याल में इसमें आईसीसी को रोल प्ले करना पड़ेगा। जो मैंने पिछले दिनों एक राजेश शुक्ला का बयान पढ़ा, उससे तो उन्होंने हिंट दिया कि अगर गवर्नमेंट कह दे तो इंडियन हाँ, तो हम जाने को तैयार हैं, बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब ये सियासत हमने बहुत खेल ली। अब इंडिया को चाहिए कि भाई क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने दें, और दोनों मुल्कों के अवाम जो है उनको डिप्राइव ना करें क्रिकेट से। क्योंकि माजिद भाई हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को रिलीजन से और पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए। तो हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमेशा आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ओबियसली हमारे फैंस को बहुत कुछ जानने को मिलता है। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।